हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है, एक बार कंफर्म कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो। क्लियर है ऑडियो ऑडियो वीडियो? ओके। देखो, कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कूलम फोर्स के। कूलम फोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो अभी कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कूलम फोर्स के, और साथ ही साथ फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका सिलेबस है ईएमटी का, इसमें कुछ चीज़ें टच कर रही हैं ट्वेल्थ के सिलेबस को भी, मतलब जो आपने ट्वेल्थ क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है ईएमटी, उसको टच कर रहा है। और फिर उसके बाद आपका जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मैटर्स और गाउस लॉ, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाउस ऑफ कूलम फोर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी जो कूलम फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात कर ली थी। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज है, मान लो दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, वो R है। अगर ये पूरा पूरा जो दोनों के बीच के डिस्टेंस है, इस पूरी डिस्टेंस को कवर कर दिया जाए एक डाइलेक्ट्रिक से, है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, उस डाइलेक्ट्रिक की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो है K, और वो डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो हमने लिखा था, वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक केस था ये। अब एक केस ये भी बन सकता है कि जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं वो पूरी डिस्टेंस में ना करके एक पार्शियल डिस्टेंस में कर रहे हैं। पार्शियल डिस्टेंस में करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हो जाए, एक ये है Q1 और एक है ये Q2, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो मान लो इस डिस्टेंस में आ गया खाली, और ये जो डिस्टेंस है जिसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं वो है T, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो पूरी डिस्टेंस है R। तो इस केस में जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो होती है, उसका फॉर्मूला, हालांकि ये डेरिवेशन से आता है पर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, वो आप याद रख लेना। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये बनेगा Q1 Q2, और उसके बाद यहाँ पर ये जो जो लिख रहा हूँ मैं येलो में, उसको आप ध्यान रखना, R-T + T अंडर रूट K, और इसका हमें करना है स्क्वायर। R-T इक्वल्स प्लस, ये प्लस है, प्लस R-T + T अंडर रूट K, और इसका करना है आपको स्क्वायर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो लिखी है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इक्विवेलेंट डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R-T + T अंडर रूट K। T अंडर रूट K, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ T जो है वो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की, T है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और R क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। और उसके अलावा जो ये K है, K हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है ये बात? तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन से आता है, डेरिवेशन वेरिएशन से हमें मतलब है नहीं, हमें जो मेन है एप्लीकेशंस उन पे काम करना आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात?
फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसके अकॉर्डिंगली मान लो कोई चार्ज है Q और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस, सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज मतलब एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3 और एक है Q4। तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट सपोज इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो लग रहा है F1 लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F3, तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F4। ऐसा हमने मान लिया। तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा, सभी चार्जेस के कारण इस चार्ज के ऊपर आने वाले फोर्सेस के एल्जेब्रिक समेशन के बराबर होगा। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब है जो प्लस देगा वो प्लस, जो माइनस देगा वो माइनस। तो F की जो वैल्यू होगी वो होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, F4 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यदि कोई चार्ज है, उस चार्ज पर सराउंडिंग चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना है, तो वो नेट फोर्स सभी फोर्सेस के कारण लगने वाले कूलम फोर्स के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करें इसके, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पर। क्वेश्चन जो हमें गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्री इक्वल चार्जेस each plus q placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge what will be the force on any charge k equals to 1/4 pi epsilon naught। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है k क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है 2k क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऑप्शन सी हमें दिया है √2k क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी हमें दिया है √3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? हमें बोला है 3 इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हो, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस चार्ज के ऊपर हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि सब सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। लेट सपोज ये है 1, ये है 2 और ये है 3, है ना। या तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा F3, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F3, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F2। वो कितना हो जाएगा F2, ये फोर्स हो जाएंगे। और जो साइड है वो इक्वल रहेगी, ये साइड A है, ये साइड A है और ये साइड A है।
अब यहाँ एंगल जो है अगर 60 डिग्री है तो यहाँ का एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो क्योंकि सभी चार्जेस सेम है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सबका सेम रहने वाला है, यानी कि F2 इक्वल्स टू क्या होगा, F3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है F2 और F3 का। तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है मतलब F नेट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, सॉरी F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, इसके समेशन के बराबर होगी। तो F नेट की जो वैल्यू निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो F तो आ गया बाहर, F बाहर आ गया तो F को निकाल ले बाहर। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 प्लस 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 2, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया F√3, F√3। अब F की जो वैल्यू है वो कितनी है, F की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो आंसर आ गया हमारे पास √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप आंसर जो है इसका वो डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, F2 F3। क्लियर है सभी को, बताओ बताओ जल्दी बताओ यार। नेट नहीं चल रहा क्या, चल तो रहा होगा यार। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वल चार्जेस Q, इक्वल चार्ज Q are placed, Q are placed, equal charge Q are placed at the four corners, at the four corners A, B, C and D of a square, square of length A, square of length A. The magnitude of the force, magnitude of the force on the charge, on the charge will be ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 3Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है 4Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 + √2, 1 + √2 अपॉन 2 Q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 2/1 + √2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, केस क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर, है स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बना लो, अब ये बना लिया स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर चार चार्ज प्लेस कर दो, एक ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। ठीक, अब
यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज होगा Q, यहाँ पर एक चार्ज होगा Q और यहाँ पर एक चार्ज होगा Q। एक किसी भी चार्ज के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं ये चार्ज लेता हूँ, ये चार्ज, तो इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। एक तो लगाएगा ये A, तो A लगा रहा होगा तो इसको लिख दिया मैंने ऐसे FA। एक लगा रहा होगा ये C वाला, तो ये लगा रहा होगा तो इसको लिख दिया मैंने FC। और एक लगा रहा होगा कौन सा, ये D वाला, तो ये D वाले को लिख दिया मैंने FD। ये फोर्स आ रहे होंगे। ये क्लियर है यहाँ तक फोर्स कौन कौन से आएंगे। अब देखो, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स बराबर होगा FA प्लस FC और प्लस FD। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ FA प्लस FC प्लस FD। अब अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैं FA और FC का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो FA और FC का रिजल्टेंट जो मैं निकाल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ निकाल रहा हूं A और C का, A एंड C। तो A और C का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, FA और FC। तो एफ ए और सी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर भी सबका सेम होना है, ध्यान रखना। तो ये होगा एफ स्क्वायर प्लस 2f², और कॉस कितना हो जाएगा इनके बीच का, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू बन जाएगी f√2। कितनी बन जाएगी, f√2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन गई FD, डी वाला ये, और प्लस ये कितना हो गया, f√2। f√2। अब f इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो f इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो f नेट की जो वैल्यू है, f कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो गया 1+√2। कितना हो गया 1+√2। अब f की जो वैल्यू है वो f की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है ना। सॉरी, एक चीज, एक मिनट। FD, तो FD की जो वैल्यू है वो अलग होगी। FD की वैल्यू अलग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई है। वो डिस्टेंस हो गई कितनी, a√2। तो FD की जो वैल्यू आएगी वो FD की वैल्यू आएगी कितनी, KQ² अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ, a√2। तो a√2 का स्क्वायर होगा तो ये कितनी होगी, 2a²। ये डिस्टेंस चेंज हो गई है। तो अब F नेट आप निकालोगे तो उस F नेट की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी FD प्लस, एक मिनट, ये बनेगी FD प्लस √2f। तो FD की जो वैल्यू है वो हो गई KQ² ओवर, ये कितना हो गया 2a²। तो 2a² प्लस √2, ये कितना हो गया KQ² अपॉन a²। यहाँ से जो कॉमन जाएगा निकल के साफ साफ दिख रहा है, वो कॉमन कितना दिख रहा है, KQ² अपॉन a²। और यहाँ कितना बच गया 1 प्लस ये बच गया √2, है ना, ये बच गया √2। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा KQ² ओवर a², और ये हो गया 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2√2। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। मैच कराओ, इसको चेंज कर लो, इसको 2√2 कर लो, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, कूलम फोर्स की। कूलम फोर्स के किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देख लिए। हालांकि और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर आपको जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कूलम फोर्स के ऊपर वो मैंने सारे करा दिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये जानते भी है, हमने पढ़ा भी है, और नहीं जानते तो सुन लो कि जो बेसिक फोर्स होते हैं वो 4 बेसिक फोर्स होते हैं। देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है, डी मैच कर रहा है, डी मैच कैसे करेगा यार, 1/√2 है, डी मैच कैसे करेगा, या 1/√2 है नीचे, डी मैच नहीं करेगा, डी नहीं करेगा।
देर आर 4 बेसिक फोर्सेस, पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो मैं बेसिक फोर्सेस की बात कर लेता हूं। देर आर 4 बेसिक फोर्सेस, देर आर 4 बेसिक फोर्स इन नेचर, इन नेचर, इन नेचर। 4 बेसिक फोर्स है नेचर में। कौन कौन से है? पहला है ग्रेविटेशनल, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इनको ऐसे नंबर में याद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये 4 फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन फोर्सेस की पर्टिकुलर रेंज होती है जिसके अंदर ये काम करते हैं। ये जितने भी फोर्स है पर्टिकुलर एक रेंज है जिसके अंदर काम करते हैं, और इनका एक मैग्नीट्यूड होता है। तो वो आपको याद रखना जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं टेबल बना के लिख देता हूँ। तो सबसे पहले टेबल में सीरियल नंबर, फिर आ गया फोर्स, नेचर, एंड उसके बाद रेंज और रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है, ये जो फोर्स होता है क्या होता है, G m1 m2/r²। मतलब जो भी दो मास है उन दो मास के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ये फॉलो करता है, और कंजर्वेटिव होता है नेचर में, है ना। नेचर में क्या होता है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है ये। और कंजर्वेटिव के साथ साथ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। इसकी जो रेंज होती है वो रेंज, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है प्लैनेट्स के बीच में लग रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच में लग रहा है, बिटवीन प्लैनेट्स एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है 1। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो आती है वो आती है 1। सेकेंड नंबर पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों फॉर स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस, फॉर स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस, स्टेशनरी और मूविंग चार्जेस दोनों के लिए लगता है। ये भी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, और ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। इसकी जो रेंज होती है वो होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, लॉन्ग रेंज फोर्स, और नॉट वर्क व्हेन, जो सेपरेशन है, सेपरेशन वो 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाता है तो ये काम नहीं करता है। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10⁻37। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है वो 10⁻37 आती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ किस फोर्स की कितनी है वो आप याद रखना। तीसरा, तीसरा आता है न्यूक्लियर फोर्स। इसमें भी दो तरह के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स,
ठीक है। और ये जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये कौन से फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है वर्क्स बिटवीन लेस देन, जब 10⁻⁻15 से कम हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻39। ये चारों जो फोर्स होंगे उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर आते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स फॉर प्रोसेस लाइक बीटा डिके, फॉर प्रोसेस लाइक बीटा डिके जैसी प्रोसेस में काम आते हैं। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। और अप टू ये काम करते हैं 10⁻⁻15 मीटर तक। ठीक है। और इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻24। अब अगर हमें ये कहा जाए कि इन चारों को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आता है वीक फोर्स, और उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो कमज़ोर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेशो ऑफ एफ जी टू एफ ई, रेशो ऑफ एफ जी टू एफ ई, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो। सबसे पहला बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ये जो रेशो होता है ये होता है 10⁻⁻43। फिर होता है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स ये रेशो होता है 10⁻⁻36। और थर्ड पूछा जाता है बिटवीन वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 10⁻⁻39। यहां तक क्लियर है सबको? ये रेशो पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई है कूलम फोर्स की। जो भी कूलम फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए वो सारा मैंने बता दिया। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कूलम फोर्स के वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपने 12th क्लास में भी शायद पढ़ी हुई है। उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डेरिवेशन वेरिएशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत डेरिवेशन जो हमें करना होगा या आगे करेंगे वो जब हम चालू करेंगे गाउस लॉ, उसके बाद से हम चालू करेंगे ये सारी कहानियाँ। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, मान लो मेरे पास ये कोई चार्ज है Q, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। Q0 का मतलब है टेस्ट चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है R। तो ये
दो चार्ज जब आ गए तो दो चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगेगा, कूलम फोर्स। तो इसके ऊपर ये वाला चार्ज जो है, जो क्यू चार्ज है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स लगाएगा। और ये जो चार्ज है जो फील करेगा ना, टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करेगा, इस चार्ज का फोर्स फील करेगा, तो उसको हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर फोर्स जो हो गया एफ, उस एफ की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो फोर्स, अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स फील्ड बाय द टेस्ट चार्ज। फोर्स फील्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से फॉर्मूला बना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पूरा नाम बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से मेरा मतलब हुआ कि जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहता हूं तो वेक्टर में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ लिख दूंगा आर वेक्टर। के क्यू अपॉन आर क्यूब और यहाँ लिख दूंगा आर वेक्टर। क्लियर है। देखो अब अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में शो करना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट में कैसे शो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट में शो करने के लिए वापस जैसे कल मैंने कूलम फोर्स का बताया था वैसा ही बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चार्ज ले लिया क्यू, और इसको ले लिया मैंने क्यू नॉट, और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लिख दिया मैंने R1 और इसको लिख दिया R2। और ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R। तो ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, और ये हो गया R वेक्टर। तो R वेक्टर किसके बराबर हो गया, R1 वेक्टर, और ये हो गया R2 वेक्टर। नहीं सॉरी, गलत लिख दिया। R2 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो गया, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे R वेक्टर की। तो R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1। तो अब अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में इसको रखना है ना, तो ये जो फॉर्मूला है चेंज हो सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखा जाएगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, जो है यहाँ पर ये हो गया आर क्यूब, और ये हो गया आर वेक्टर। तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसको लिखा के क्यू, ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब। क्लियर है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसकी जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही हो, जीरो हुई नहीं हो, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही हो, यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू।
वेरी स्मॉल वैल्यू। वेरी स्मॉल वैल्यू होगी तो उससे क्या होगा, इसकी जो प्रेजेंस है, वेरी स्मॉल वैल्यू होगी तो क्या होगा, इसकी जो प्रेजेंस है वो जो मेन चार्ज है उसको इफेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज डज नॉट इफेक्ट द, डज नॉट इफेक्ट द सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज जो है उसको इफेक्ट नहीं करती। अब बात की जाए इसकी यूनिट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, उसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बनी एफ अपॉन क्यू, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ोगे, कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी, ये फॉर्मूला पढ़ोगे तो यहाँ से E की वैल्यू बनेगी V अपॉन डी, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूँ। तो V का मतलब होगा वोल्ट और D का मतलब होगा मीटर। तो इसका जो यूनिट है वो या तो हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, या जो इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, या जो इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। और अगर इसकी डायमेंशन लिखने को बोली जाए तो डायमेंशन निकाल सकते हो तुम, मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर। इसकी डायमेंशन अगर लिखने को बोली जाए तो वो बनेगी M L T-3 और A-1, ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी कि अगर ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है प्लस क्यू, और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है ये टेस्ट चार्ज रखा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये होगी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और अगर ये जो चार्ज रखा हुआ है ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ पर सोर्स चार्ज कोई है तो सोर्स चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा सॉरी, उसकी वैल्यू होगी टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ये होगा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। क्लियर। फिर उसके बाद एक चीज आती है, हालांकि वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके एक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगता है। तो अगर ये जो लाइंस हैं वो इस तरह से हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, एक दूसरे के पैरेलल है और लेंथ में सेम है, एक दूसरे के पैरेलल है और लेंथ में सेम है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये इस तरह से है कि जो इनकी लेंथ है वो सेम नहीं है और रैंडमली अरेंज्ड है, रैंडमली अरेंज्ड है, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमें किसकी बात करनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर मैं कहूं कि कोई फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है, तो ये चार्ज जो है वो है प्लस क्यू,
मान लिया चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। तो जब कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो फील्ड की वैल्यू है वो ई है। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स होगा अवे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा अगर वो चार्ज पॉजिटिव है। और अगर वो चार्ज नेगेटिव है, यानी कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है और इस चार्ज की वैल्यू को मैं लिख देता हूं माइनस क्यू, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर जो एफ होगा वो होगा क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया। क्लियर यहां तक बात? नेक्स्ट उस पर आइए। जिस तरह से हमने कूलम फोर्स में पढ़ा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, उसी तरह से यहां पर भी हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो ठीक वैसे ही है जैसे हमने कूलम फोर्स में पढ़ा था। वहां पर एक चार्ज के ऊपर उसके सराउंडिंग चार्ज की वजह से हमने नेट फोर्स निकाला था, यहां पर एक चार्ज के ऊपर सराउंडिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो ये कोई चार्ज है क्यू, क्यू, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3 और यहाँ पर चार्ज है Q4। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो जाएगा इस तरह से, और लेट सपोज ये वाला जो फोर्स है ये ऐसे हो गया। तो ये हो गया E1, ये वाला जो फोर्स हो गया वो हो गया E2, और ये जो फोर्स हो गया E3, और ये जो फोर्स हो गया फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया E4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E नेट वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस E4, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस तरह से हमने वहां पर देखा दो दो का जोड़ा बना के आप इसको सॉल्व करते जाओ, तो ये अलजेब्रिक समेशन हो गया। तो इसको हम कहेंगे सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम ये बात कर ले कि दो चार्ज लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा, और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी ई आर वो किसके इक्वल होगी, वो होगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड कॉस थीटा। ये इन दोनों के बीच का एंगल, जिस तरह से मैंने फोर्स में बताया था वैसे ही ठीक यहाँ पर है। तो ये जब चार्ज फिक्स है यानी कि उसकी पोजीशन फिक्स है, यदि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझे। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक आएगा सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरली हमें क्लोज सरफेस के अंदर देखने को मिलेंगे।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ ऐसे समझो कि यहां पर मान लो एक रॉड है, एक रॉड है। इस रॉड के ऊपर जो फैला हुआ चार्ज है, रॉड हो सकती है, वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकती है, तो इसके ऊपर जो फैला हुआ चार्ज है वो पूरी सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। उसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको लिखा जाएगा लैम्बडा से। किससे लिखा जाएगा? लैम्बडा से। और लैम्बडा किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एल। ये पूरे की लेंथ कितनी है? एल है। तो ये किसके बराबर हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये किसके बराबर हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब ये जो चार्ज है पूरी रॉड के ऊपर फैला हुआ है, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। मान लो आपको यहां पर चार्ज निकालना है, यहां पर इस छोटे से टुकड़े का चार्ज निकालने के लिए मान लो इसका जो वैल्यू है वो डी क्यू है और इसकी जो लेंथ है वो डी एल है। इसकी जो लेंथ है डी एल है। तो ये जो लैम्बडा है ये पूरी सरफेस के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी क्यू को, डी क्यू बराबर क्या लिखना पड़ेगा? लैम्बडा इंटू डी एल। और जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? क्यू अपॉन एल और इंटू डी एल। तो ये क्या आ जाएगा? इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब पूरी सरफेस के लिए अगर चार्ज निकालना है तो पूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का मतलब है आप इसको कैसे लिखोगे? 0 से एल, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एल और डी एल। समझ में आ गया? तो ये वाले जो केस है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ये जनरली आपको मिलेंगे किसके केस में? ये मिलेंगे आपको रॉड के केस में, ये आपको मिलेंगे रिंग के केस में, और ये आपको मिलेंगे वायर के केस में। यहां पर आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस मिलेंगे। फिर इसी तरह से एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस है उसका मतलब है जो पूरे एरिया पर फैला हुआ है चार्ज, है ना। ये जनरली मिलेगा आपको डिस्क के केस में। एग्जाम्पल डिस्क। तो इसमें पूरी एक सरफेस के ऊपर चार्ज फैला हुआ होगा और उस सरफेस के चार्ज को, उस चार्ज डेंसिटी को शो किया जाएगा सिग्मा से। सिग्मा को कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस वाले को कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक। जैसे कि इसी का केस ले लो डिस्क का। अब डिस्क के किसी पॉइंट पर आपको चार्ज निकालना है, मान लो यहां चार्ज निकालना है, तो वैसा ही करना पड़ेगा। इसका चार्ज आपने कितना मान लिया? डी क्यू। और इसका एरिया आप कितना मान लोगे? डी एस। तो इस छोटे से चार्ज की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा इंटू डी एस। तो डी क्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या रख दोगे? चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन एरिया। एरिया जो भी होगा वो लोगे, यहाँ पर डी एस। और पूरे का निकालने के लिए क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। पूरे चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। तो क्यू अपॉन एरिया इंटू डी एस। क्लियर? फिर थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो करते हैं रो से, और इसको हम कहते हैं रो इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और ये जनरली लिखी जाती है, किसके लिए लिखी जाती है? कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, इनके लिए लिखी जाती है। कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, इनके लिए लिखी जाती है। तो यहां पर अगर आपको एक स्मॉल चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? वो होगी रो इंटू डीवी। और Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? रो डीवी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट आपको वैल्यू बताऊंगा। वो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके निकाली जाएगी, उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल की, पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद हम गाउस लॉ वगैरह ये सब जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, 4 का नहीं है आज, वो मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास लूंगा, कॉम्प्लेक्स की। 245 की जो क्लास है वो लूंगा। मैकेनिक्स में आज लूंगा क्लास में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स में। सेंट्रल फोर्स तक तो हमने बात कर ली। मैकेनिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की रात को क्लास लूंगा मैं, 8 बजे वाली वो। ठीक है, चलिए भाई।